नमस्ते, मैं प्राध्यापिका डॉक्टर बेबी कोलते, शरदचंद्र जी पवार महाविद्यालय जेजुरी। आज हम यहाँ तृतीय वर्ष साहित्य हिंदी विशेष 4 NAE-S4 विषय काव्यशास्त्र, इसके अंतर्गत प्रथम सत्र में कौन सा पाठ्यक्रम है इसकी पहले चर्चा करेंगे। काव्य NAE साहित्य, उसकी परिभाषा, अर्थ, स्वरूप और संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषाएं। काव्य के हेतु यानी ही उपकरण और काव्य के प्रयोजन। काव्य के तत्व के अंतर्गत भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। शब्द शक्ति के अंतर्गत अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। काव्य के भेद। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य, साथ साथ मुक्त काव्य, गीति काव्य और अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। इसका हम प्रथम सत्र के अंतर्गत अभ्यास करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ काव्य के तत्व कौन से हैं इस टॉपिक पर यहाँ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम काव्य के तत्व का स्वरूप। संपूर्ण सृष्टि की रचना ही तत्वपूर्ण है। 5 तत्वों के संयोग से मानवीय शरीर निर्माण हुआ है। अतः जब प्रत्येक वस्तु तत्वों के संयोग से बनी है तो फिर साहित्य यानी ही काव्य उससे अछूता कैसे रह सकता है। पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के मूल तत्वों पर विचार किया है। मनुष्य अपने अभिव्यक्ति को सुंदर, सुव्यवस्थित, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है, काव्य या साहित्य में उन्हीं को तत्व कहा जाता है। काव्य के मूलतः 4 तत्व माने गए हैं: भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। सबसे पहले भाव तत्व। भाव या रस काव्य का प्राण है। यह भाव ही काव्य का मूल आधार है। इसी भाव तत्व की पूर्ण परिणति के लिए अन्य तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है। भाव तत्व ही काव्य का ऐसा अनिवार्य तत्व है कि जिसके महत्व को सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। यही काव्य की मूलभूत एकता की प्रतिष्ठा करने का काम भाव तत्व करता है। जो भाव काव्यकार को किसी विषय को कुछ लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, वे ही पाठकों के हृदय में भी उठकर उन्हें पढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। काव्यकार का यह प्रभाव भाव तत्व के कारण ही पूर्ण होता है। यह काव्य का मूल तत्व है, क्योंकि कवि काव्य में अपनी भावनाओं को ही प्रस्तुत करने का काम करता है। जब तक भाव ही नहीं होंगे तो अभिव्यक्ति किसकी होगी। इसलिए हमें यह समझना है कि भाव तत्व कवि की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है। कोई भी पदार्थ हो, स्थिति हो या दृश्य तब तक अभिव्यक्त नहीं हो पाते जब तक साहित्यकार या कवि के हृदय में उसके प्रति कोई भाव ही जागृत नहीं होते। भावों को जागृत होने पर ही काव्य लोकहित तथा लोकाकर्षण की वस्तु बन जाता है। कवि के संस्कारजन्य प्रतिभा जीवन के विविध वातावरणों में मार्मिक चित्रों को आत्मसात करती रहती है। काव्य में कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व, इन 3 तत्व भाव तत्व पर ही आश्रित है यानी निर्भरित है। भाव ही कवि कल्पना का प्रेरक तत्व है, क्योंकि कवि कल्पना जो है भावनाओं के कारण ही उसे प्रेरणा मिलती है। यह काव्य में प्रभाव उत्पन्न करने का काम भाव तत्व ही करता है। वही वास्तव में काव्य है। वही संगीतात्मकता का प्रेरक तत्व भी है। निसंदेह भाव ही काव्य का मूल तत्व है। उसी तत्व की सहायता के लिए अन्य तत्वों का प्रयोग भी काव्य में किया जाता है। श्रेष्ठ काव्य के निर्माण के लिए भावों में उदात्तता, गहनता और विस्तार होना आवश्यक है। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रेमचंद हो या कबीर हो, तुलसी हो, एक श्रेष्ठ काव्य की निर्मिति इसी के आधार पर हुई है। इस प्रकार हमारे विचार से सर्वाधिक प्रधान तत्व जो है वो भाव तत्व है और अन्य विद्वानों ने भी उसका स्वीकार किया है। काव्य में भाव तत्व की ही प्रधानता प्रतीत होती है। भाव तत्व के बाद दूसरा तत्व जो है वह है बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व का भी काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि भाव तत्व का। बुद्धि तत्व कवि को विचार संपदा प्रदान करता है। बुद्धि का संबंध विचारों से, तथ्यों से और सिद्धांतों से है।
बुद्धि तत्व का महत्व इस बात पे है कि यह भाव, कल्पना तथा शब्दार्थ का संयोजन औचित्यपूर्ण करने का काम है वो बुद्धि तत्व ही करता है। इसी से काव्य में एक व्यवस्था बनी रहती है। कवि के दृष्टिकोण को एक स्वस्थ दिशा देने का काम है वो बुद्धि तत्व ही करता है। यानी आपको समझ में आया होगा कि काव्य में बुद्धि तत्व का कितना महत्व है। वह जीवन और जगत के चिरंतन सत्यों को एक मूर्त रूप प्रदान करने का काम बुद्धि तत्व करता है। बुद्धि तत्व उचित अनुचित के विवेक का कार्य भी करता है। काव्य में बुद्धि तत्व सामान्य रूप से मैं कुछ बिंदुओं को रेखांकित करना चाहती हूँ ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि बुद्धि तत्व निश्चित रूप से और क्या क्या करता है। भावों की एक आधार भूमि निर्माण करने का काम है बुद्धि तत्व करता है। कि अभी हमने देखा है कि काव्य में भाव तत्व और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन एक आधार भूमि निर्माण करने का काम है बुद्धि तत्व करता है। और मैं दूसरी एक बात आपको कहना चाहती हूँ, ये जो चार तत्व है वह स्वतंत्र नहीं है, तो एक दूसरे पर निर्भरित होते हैं और तभी जाके एक सुंदर काव्य की निर्मिति है वह संभव है। इसी प्रकार से अव्यक्त भावों को स्पष्ट करने का काम है वह बुद्धि तत्व ही करता है। लेखक को एक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की एक समुचित व्यवस्था करने का काम जो है वह बुद्धि तत्व करता है। भावों को व्यवस्थित करने का काम करता है कि जिस प्रकार से कवि के मन में भाव निर्माण हुए हैं लेकिन अस्त व्यस्त है, उन्हें एक श्रृंखला में बांधने का काम और एक सुंदर अभिव्यक्ति करने का काम है वह बुद्धि तत्व के कारण ही संभव है। भावाभिव्यक्ति में एक चमत्कार की योजना करने का काम जो है वो बुद्धि तत्व करता है। कोई भी पाठक हो या श्रोता हो या वक्ता हो, वो चाहता है कि मेरी अभिव्यक्ति उत्तम उत्तम हो जाए, तो उसी प्रकार से यह भाव जो है वो व्यक्त करते समय उसमें एक चमत्कार उत्पन्न होना चाहिए, एक सुंदरता निर्माण होनी चाहिए। यह काम जो है वो बुद्धि तत्व करता है। एक दार्शनिक विचारों को सुंदर तथा रमणीय रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसे सहायता करने का काम भी वही करता है। मैं एक सारांश रूप में यहाँ कहना चाहूँगी कि काव्य में बुद्धि तत्व का एक विशेष महत्व है। उसके द्वारा ही काव्य की रूपरेखा व्यवस्थित होती है। वह कल्पना की उन्मुक्त गति को संयमित करने का काम करता है। कि हम देखते हैं कि कल्पना के घोड़े जो है वो चौखर दौड़ने लगते हैं, लेकिन जब हमारे हाथ में उसकी रस्सी होती है तो उसे हम अपने काबू में पाते हैं। तो उसी प्रकार से बुद्धि तत्व भी यह करता है कि हम कल्पना करते हैं, हमारी कल्पना की उड़ान वो आकाश तक जाती है, लेकिन उसे एक पकड़कर बांधकर व्यवस्थित रूप में रखने का काम है वो बुद्धि तत्व करता है। और काव्य को लोक मंगल और विधायक यानी समाज के लिए विधायक हो, लोक मंगल हो, यह करने का काम है वह बुद्धि तत्व ही करता है। इसी प्रकार से काव्य में बुद्धि तत्व का भी उतना ही महत्व है जितना भाव तत्व का है। तो भाव तत्व, बुद्धि तत्व और तीसरा तत्व वह है कल्पना तत्व, कि जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। ठीक है कि काव्य के तत्वों में एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व वह है कल्पना तत्व। काव्य रूप की सृष्टि करने वाली शक्ति वह है कल्पना शक्ति। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को समक्ष प्रस्तुत करने का काम जो है वह कल्पना तत्व ही करता है। यह अमूर्त को मूर्त रूप देने का काम करता है। पात्रों के चरित्र की सृष्टि और विभिन्न भाव जो है वह विभिन्न भावों के चित्र जो है वह अंकित करने का काम भी कल्पना तत्व ही करता है। भूत, भविष्य और वर्तमान का साक्षात्कार हम कल्पना के द्वारा ही करते हैं। आप देखिए ना कि कभी कभी आप गपशप करते हैं कि अरे मैं बचपन में यह करता था या भविष्य में मैं यह करने वाला हूँ, तो यह करने वाला है यह आप किस आधार पर कहते हैं, तो वह मात्र कल्पना के आधार पर आपके सामने आप क्या करने वाले हैं एक उसका चित्र खड़ा हो जाता है और इसे ही कहा जाता है कल्पना करना। अतः काव्य में कल्पना का महत्व जो है वह स्वयं सिद्ध है। शैली और शब्द रूप प्रदान करती है, लेकिन सूक्ष्म विशेषताओं को और गुणों की चेष्टा, क्रियाकलाप और अभिव्यक्ति के प्रयोजन को तथा भाव की उलझन, तीव्रता हो, उसका प्रभाव हो, कल्पना के सहायता के बिना संभव नहीं है। कल्पना की चलचित्रावली जब उद्घाटित होने लगती है तब अनुभूत अतीत जीवन की झांकियां जो है कि जैसे मैंने अभी कहा, अतीत यानी क्या कि जो भूतकाल में व्यतीत हुआ है,
तो वह सारी झांकियां जो है बिंब, एक प्रतिबिंब चित्र के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है और हमारे सामने, या मैं ये कहूँगी कि हमारे सामने वह सारी झांकियां वह नाचने लगती है। वास्तविक कल्पना ही सामर्थ्य की या कवि की प्रतिभा है, यह कहा जाएगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कवि यथार्थ जगत को देखता है या अनुभव करता है, उसे उसी रूप में अभिव्यक्त नहीं करता। उसी रूप में जैसे कि वास्तव जो मैंने देखा है मैं वो अभिव्यक्त करूंगी तो वो साहित्य नहीं हो सकता। साहित्य बनने के लिए, साहित्य रूप धारण करने के लिए उसे कल्पना के साथ जोड़ना पड़ता है, तभी वह साहित्य एक सुंदर कलाकृति जो है उसकी निर्मित संभव होती है। अभी तो पहले से उसे कल्पना तत्व के द्वारा भव्य और आकर्षक रूप प्रदान करने का काम जो है मात्र कल्पना तत्व ही करता है। ऐसा रूप कि जो सभी के मन को आह्लादित करने का, प्रसन्न करने का, आनंदित करने का काम जो है वह कल्पना तत्व में एक सजीवता लाने का काम जो है वह कल्पना तत्व करता है। और उसके योग से ही कवि अपने आप में बोलने लगता है। कल्पना कवि के चिंतन में एक परिष्कार करती है, उसमें सरसता, रमणीयता लाने का काम जो है वह कल्पना के द्वारा ही संभव होता है। इसी के परिणाम स्वरूप सहृदयी प्रभावित होता है, यानी सहृदय यानी पाठक प्रभावित होता है। कभी कभी आप कहते हैं कि अरे यह रचना, ये कहानी, यह उपन्यास, यानी मुझे उसमें अधिक रुचि है। तो अधिक रुचि है ये आप कैसे कह सकते हैं? तो उसका कारण ही ये है कि यह कवि कल्पना ऐसी है कि वो उतनी सुंदर काव्य रचना आपके सामने आ जाती है और कल्पना से ही यह सुंदर प्रकृति भी एक अधिक सुंदर बन जाती है और यह पदार्थ भी प्रतिष्ठा, यानी जड़ पदार्थ भी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वह मात्र कल्पना के द्वारा ही। और भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और अंतिम चौथा तत्व जो है वह शैली तत्व है। देखिए कि एक बात मैं यहाँ कहूँगी कि ये तीन तत्व जो है वह कवि के लिए वह आंतरिक तत्व है और ये चौथा तत्व जो है वह शैली तत्व है। कि वह किस प्रकार से वह बाह्य तत्व है वह आप समझ जाएंगे। तो देखिए कि भाव, कल्पना और बुद्धि तत्व की तरह शैली तत्व भी काव्य का अनिवार्य तत्व है। और मैंने स्पष्ट किया है कि चारों तत्व जो है वह महत्वपूर्ण है, कोई एक तत्व महत्वपूर्ण संभव नहीं है। एक सुंदर काव्य रचना आवश्यक है तो चारों तत्व अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है और एक दूसरे पर निर्भरित होते हैं। भाव आत्म तत्व है तो भाषा शैली शरीर तत्व है। कि जैसे कि देखिए कि हम कहते कि मेरी आत्मा दिखाई देती है क्या? मैं पूछूंगी कहाँ है आपकी आत्मा? आप कहते नहीं है लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन शरीर, मैं आपको देखती हूँ, आप मुझे देखते हैं, ये बाह्य हुआ। तो उसी प्रकार से ये तीनों तत्व जो है, भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, कवि के लिए वह आंतरिक तत्व है। लेकिन शैली तत्व जो है वह बाह्य तत्व है कि जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है, समझ में आता है। भावार्थ जब शब्दार्थ रूप ग्रहण करता है तभी साहित्य रूप को वह ग्रहण करता है। काव्य का शैली तत्व मनोगत भावों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला एक सहज साधन है। शैली काव्य के बाह्य रूप को अलंकृत करने के अतिरिक्त उसमें भावगत रूप को विकसित भी करती है। भाव सौंदर्य की सार्थकता शैलीगत सौंदर्य पर ही निर्भरित होती है। तात्पर्य फिर से वही बात आ गई कि चारों तत्व एक दूसरे पर निर्भरित होते हैं। सुंदर शैली के अभाव में भावों का सहज सौंदर्य भी विकृत होता है। आप देखिए कि सुंदर यानी भाव है, कल्पना भी करते, सुंदर कल्पना करते हैं, लेकिन वह अभिव्यक्त होने की शैली ही आपके पास नहीं है तो यहाँ निश्चित रूप से वह साहित्य जो है वह विकृत हो जाएगा। प्रत्येक लेखक की एक अंतरतम भावनाओं और व्यक्तित्व के अनुसार शैली अपना विशिष्ट महत्व रखती है और निश्चय ही शब्द और अर्थ प्रत्येक साहित्यकार की अपनी संपत्ति होती है। देखिए समझ में आ गया होगा आपको कि शब्द और अर्थ दोनों को भी कितना महत्व है। उसे कवि ने अपनी संपत्ति माना है, किंतु जो उनका समुचित प्रयोग करता है, समुचित यानी उचित, योग्य, किस जगह पर किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, यह जब कवि को समझ में आता है तो निश्चित रूप से एक सुंदर काव्य यानी साहित्य की निर्मित हो जाती है।
और इसीलिए वो एक महान साहित्यकार के पद को अभिषिक्त करता है। कि मैंने इसके पहले ही कहा था कि अरे हम बिहारी का उदाहरण देखेंगे, हम कबीर का उदाहरण, सूर, जायसी, तुलसी, एक से बढ़कर एक साहित्यकार जो है एक विशिष्ट, एक महान के पद पर वे अभिषिक्त है कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक मध्ययुगीन काल के कवि, या यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगी कि प्रेमचंद जी का भी मैं नाम लूँगी, मैं प्रत्येक कक्षा में प्रेमचंद जी की कहानी रखी जाती है, उसका हम अभ्यास करते हैं। क्यों? आजकल कोई नया साहित्य नहीं है, लेकिन वे इतने महान है इसलिए तो उनको महान एक सम्राट की उपाधि जो है उनको दी गई है। उसका कारण ये है कि महान साहित्यकार के पद को अभिषिक्त करता है कब? कि जब उसकी शैली भी उतनी ही सशक्त हो तभी। शैली मानव भावनाओं का और विचारों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है। यदि किसी व्यक्ति के पास भावों की मार्मिकता भी है और विचारों की गहनता भी है, किंतु उसके पास उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम शैली का अभाव है, तो वह गूंगे मनुष्य की भांति रहता है। और इसीलिए शैली का बहुत महत्व है। वस्तुतः सभी साहित्यिक कृतियों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण शैली का महत्व निश्चित रूप से अधिक है। रचना के लिए भाव कितने ही उदात्त, विशद, गंभीर और प्रभावकारी हो, लेकिन उनकी कोई भी उपादेयता नहीं। उपादेयता का तात्पर्य है उपयोग नहीं है, कि गहन है, सुंदर है, प्रभावशाली है, लेकिन शैली नहीं है और इसीलिए उसका कोई उपयोग नहीं है, तो शैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सभी बाह्य तत्वों को सुधारना, संवारना और उन्हें एक विशिष्ट विधि प्रदान करना शैली का ही कार्य है। पग पग पर पाठक की उत्सुकता बनी रहे कि आगे क्या है, इस रचना में आगे क्या है, एक उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि और यह प्रयत्न करना है कि उसे आह्लाद प्राप्त हो। आह्लाद यानी आनंद। जब पाठक के मन में आनंद, वह रचना एक आनंद प्रदान करती है, तभी उसके मन में एक उत्सुकता बनी रहती है कि आगे क्या है। कभी कभी अरे देखे ना, हम खाना खाते समय भी किताब हमारे पास रहती है, तो यह कब संभव है? तो आगे क्या, ये उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। और यह कब बनी रहती है? जब वो उतनी सुंदर शैली में वह कवि व साहित्यकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, तभी वह संभव होता है, अन्यथा नहीं। और काव्य में ओज, माधुर्य का भी विषयानुकूल समावेश शैली ही करती है। अभी मैं एक निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहना चाहूँगी कि काव्य में भाव, कल्पना और बुद्धि तत्व, भाषा शैली नामक चारों तत्वों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। वे परस्पर पूरक तत्व है, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान कर काव्य का रूप ग्रहण करते हैं। कल्पना, शैली और विचार तत्व एक मूल उदात्त भाव तत्व की श्रेष्ठ सिद्धि में ही सहायक होते हैं। कल्पना क्या करता है? कल्पना भावों को पुष्ट करने का काम करता है। उसकी नई नई सामग्री जो है वह जागृत करने का काम करता है। नए नए चित्र जो है वो उपस्थित कर भाव एवं कला दोनों को बल देने का काम जो है वही करता है। कल्पना का संबंध एक मानसिक सृष्टि से है। बुद्धि तत्व कल्पना को उच्छृंखल बनने से रोक देता है, कि जैसे मैंने कहते कि कल्पना के घोड़े ऐसे दौड़ते हैं, लेकिन कैसे हम गिर न जाए, इसीलिए उसे अपने हाथ में रखना चाहिए और भावों को उदात्त बनाता है। बुद्धि तत्व से काव्य में सत्य और शिव की रक्षा जो है वह बुद्धि तत्व ही करता है। तो कल्पना और भाव तत्व से सुंदरम का निर्माण होता है। कल्पना से सुंदरम का शरीर निर्मित होता है, तो भावों से उसका सुंदर शरीर जो है वह निर्माण होता है। भावों में उसकी आत्मा रहती है। शैली अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसी से तो कवि के हृदय के साथ साथ पाठक के हृदय में सहज स्पंदन निर्माण होने का काम जो है इन चारों तत्वों के कारण ही होता है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि काव्य के जो तत्व है, ये चार तत्व अभी मैंने बताए हैं, भाव तत्व, बुद्धि तत्व और कल्पना तत्व, और चौथा जो तत्व है वह शैली तत्व। ये चारों ही तत्व
काव्य की सृष्टि के लिए यानी सृजना करने के लिए, निर्मित करने के लिए चारों तत्व अपने अपने जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।